साथियों नमस्कार। धांसू क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको यूरोप का राष्ट्रवाद के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है और उम्मीद है कि आप यूरोप के राष्ट्रवाद पर क्वेश्चन भी लिख चुके होंगे। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रवाद के बारे में कि भारत का राष्ट्रवाद कैसा था। आज का सेशन डिपेंड है भारत के राष्ट्रवाद के बारे में। कुछ जो कृमिक आप प्रश्न हल कर पाएंगे वो प्रश्न हैं, जैसे कि आज का प्रश्न है जो आप नोट करेंगे, एक बार आप नोट कर लीजिए। सेशन है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया। पहला प्रश्न ये है। और दूसरा है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध क्यों किया, दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। और चौथा है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो इन प्रश्नों को आज हल कर पाएंगे, इसलिए अभी से तैयार हो जाएं, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का नया वीडियो नए हिस्ट्री को पढ़ने के लिए नए वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साथियों सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि असहयोग आंदोलन। सबसे पहले भारत के राष्ट्रवाद का अगर जिक्र करें तो भारत के राष्ट्रवाद का जिक्र करने से पहले हम यूरोप का राष्ट्रवाद हमने देखा कि किस प्रकार से यूरोप में जगह जगह एक कहते हैं कि जैसे अपनी पहचान बतानी हो कि मैं ये हूँ, मैं उत्तम हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ या लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, एक अपनी पहचान। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, लोगों में समझ विकसित हुई, लोगों में तर्कशीलता आई, लोगों में नॉलेज हुआ। उन्होंने कहा अपनी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है राष्ट्र की पहचान। राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र के प्रति एक लगाव पैदा करना, राष्ट्र के प्रति एक चेतना का भाव जागृत करना, वो था भारत का राष्ट्रवाद, वो था यूरोप में राष्ट्रवाद। जब यूरोप में राष्ट्रवाद जागृत हुआ तो धीरे धीरे करके भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। हम देखते हैं कि उपनिवेशिक जो बस्तियां थी, उपनिवेशिक जहाँ जहाँ क्षेत्र थे वहाँ विद्रोह हो रहा था। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी विद्रोह हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक काल से हमारा भी देश गुजर रहा था। हमारे यहाँ भी औपनिवेशिक बस्तियाँ बसी हुई थी, इसलिए विरोध हो रहा था। और इसके क्रम में हम चलते हैं। अगर भारत के राष्ट्रवाद के बारे में देखें तो सबसे पहले आएंगे जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जब आंदोलन बहुत ही क्रमिक आंदोलन, जैसे 1920 जैसे गांधी जी आते हैं जब अफ्रीका से लौट करके, तभी हमारे यहाँ आंदोलन का और तेज से विस्तार होता है। वो राष्ट्रवाद की चेतना जो जागृत होती है, चरम पर जागृत होती है, वो भारत के राष्ट्रवाद की चेतना जब भी जागृत होती है तो जागृत होती है 1920 के दशक के बाद, जब असहयोग आंदोलन आता है। जब असहयोग आंदोलन आता है, सबने अवज्ञा आंदोलन आता है और नॉन कॉपरेशन खिलाफत आंदोलन आता है। तो उन सब के क्रम में हम विस्तार से आज पढ़ने वाले हैं। तो साथियों हम देख रहे थे कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद उदय हुआ, इसके बाद में भारत में इस प्रकार से राष्ट्रवाद हुआ। तो हम देखते हैं उसी क्रम में कि महात्मा गांधी जी जो कि हमारे यहाँ आए, तो उससे पहले भारत का जो उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दशक में जब हुआ तो हुआ क्या कि पूरे देश में आर्थिक स्थितियां कमज़ोर पड़ गईं। और जब आर्थिक तरीके से जब विश्व कमज़ोर हुआ तो उसके लिए आर्थिक मजबूती के लिए लोन लिया गया, आय की जो है दर बढ़ाई गई, करों की दरें बढ़ गईं। और जब कर जब बढ़ जाएंगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। और हम देखते हैं कि 1913 से 18 के दशक में वस्तुएं लगभग दोगुना मूल्य में हो गई। वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ गई, लगभग दोगुना हो गई।
और उसी के दशक में 1918 से 19 और 1920 से 21 के पीरियड में हम देखते हैं जो है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके दौरान खाद्य पदार्थों का बहुत बड़ा अभाव हो गया, और खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया। उसी समय फ्लू फैल गया, और फ्लू फैलने के दौरान लगभग बताते हैं जो 1921 की जनगणना हुई, 1921 की जनगणना में लगभग जो है 1921 की जनगणना में लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। किसके कारण से? भूख से मर गए, फ्लू से मर गए, बहुत बड़ी महामारी आई, खाद्य पदार्थों का संकट हो गया। ये जो है 1921 के पीरियड में देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि उस समय हमारे देश में एक विद्रोह का और भी कारण था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को जबरन जो है सेना में भर्ती कराया गया, और उसका भी विद्रोह का बहुत बड़ा नतीजा निकला। तो हम देखेंगे आज की भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद उदय हुआ, और उसके उदय के जो है प्रथम अवस्था हम देखेंगे कि जब 1915 में जब अफ्रीका से जो है भारत आए महात्मा गांधी, और उसके दौरान वो उससे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते, दक्षिण अफ्रीका में कुछ दिन तक रहे, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ की नस्ल भेदी सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन चलाया, और नस्ल भेदी जो वहाँ पर आंदोलन चलाया तो वहाँ पर उन्हें जीत मिली। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और उसमें उन्हें विजय मिली। और वही ऐसे जब वहाँ से लौट करके जब भारत आते हैं और तब वो देखते हैं कि जो है वो एक तरीके से अगर वो सत्याग्रह करते थे, सत्याग्रह करने का ये भी एक परिणाम था कि सत्याग्रह वो चाहते थे कि किसी भी एक तरीके से अगर आता है एक टिप्पणी लिखने को कि सत्याग्रह क्या है, तो हम क्या बताएंगे। तो उनका मानना था कि अगर किसी का विरोध करना है, अगर किसी का विरोध करना है, अगर किसी को जीतना है, तो जीतने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये है कि शारीरिक बल का बिना प्रयोग किए, शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी हथियार को नहीं उठाना है, अहिंसा के बल पर उस इंसान को जीता जा सकता है। अन्याय के खिलाफ अगर तुम्हारे प्रति अन्याय हो रहा है, सत्याग्रह का मतलब यही है कि सत्य की खोज, सत्य के प्रति जो है विद्रोह करना। तो सत्य के प्रति सत्य की जीत तभी हो सकती है, वो मानते थे कि सत्य की जीत तभी हो सकती है जब अहिंसा के बल पर लड़ा जाए, और उसको प्रत्यक्ष रूप से मारा काटा नहीं जाए, उसको शारीरिक बल से चोट ना पहुंचाया जाए, उसकी चेतना को प्रभावित किया जाए। जब उसकी चेतना पर जीत होगी तो जाहिर सी बात है हमारी जीत होगी। ये महात्मा गांधी मानते थे। और हम देखते हैं उसी क्रम में ये जब आए तो उसी क्रम में अहिंसा के बल पर ये बहुत सारे विद्रोह करते हैं, बहुत सारे सत्याग्रह करते हैं। इनका सबसे पहला प्रयोग देखने को मिलता है 1917 में, और 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में मिलता है पहला सत्याग्रह। बिहार के चंपारण, बिहार के चंपारण में देखने को मिलता है इनका पहला सत्याग्रह भारत में 1917 के दौरान। तो वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर जो बागान थी, जो एक तरीके से किसानों का संघर्ष था, ये तो बागान व्यवस्था के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? बागान व्यवस्था के खिलाफ। तो चंपारण में बागान व्यवस्था के खिलाफ था। तो बिहार के चंपारण में इनका पहला सत्याग्रह हुआ 1917 के दौरान, और ये बागान व्यवस्था के खिलाफ था। और अगला सत्याग्रह हम देखते हैं कि खेड़ा में हुआ, जो है
अगला सत्याग्रह जो इनका हुआ वो खेड़ा ज़िले में, गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ। और वो गुजरात के खेड़ा ज़िले में जो अगला सत्याग्रह हुआ उसका रीजन था, तो आइए रीजन समझते हैं। तो जो खेड़ा में, कहाँ, खेड़ा जिला, खेड़ा जिला, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में खेड़ा ज़िले में हुआ। और खेड़ा ज़िले में होने का रीज़न था कि उस समय किसानों की बदहाल स्थिति थी, एक तरीके से फसल खराब हो गई थी और प्लेग की महामारी थी, प्लेग बहुत तेज़ी से फैला था। तो जो खेड़ा ज़िले में हुआ तो कारण क्या था, एक तो प्लेग फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था, और दूसरा रीजन था फसल क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, फसल खराब हो गई थी। तो ये दो रीजन थे। एक तो पहला था कि प्लेग बहुत तेज़ी से फैला था और दूसरा था फसल खराब हो गई थी। इसलिए किसान चाहते थे कि जो लगान वसूली है उसमें थोड़ा सा ढील कर दिया जाए, उसमें थोड़ी सी कमी कर दिया जाए, इतनी लगान हम देने में असमर्थ हैं, काफ़ी बहुत दुख हो रहा है। तो उसके विरोध में जो है खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने किया, ये दूसरा सत्याग्रह किया। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से विजय, जिस प्रकार से सत्याग्रह चंपारण में पहला सत्याग्रह इनका विजयी हुआ, जीत हुई, उसी प्रकार से खेड़ा आंदोलन में भी जीत मिली। और इसी जीत की वजह से उन्हें काफ़ी उत्साह हुआ। और आगे चल कर के हम देखते हैं कि जब रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट एक जो आता है, तो रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। और इस एक्ट की विशेषता होती है, ये जो रॉलेट एक्ट होता है 1919 के दौरान आता है, 1919 के दौरान क्या, रॉलेट एक्ट। तो हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आता है, इसका रीजन होता है कि बिना वकील, बिना दलील के, है ना, इसको जो है किसी भी कैदी को सज़ा दी जा सकती है। मतलब ऐसा था कि किसी भी कैदी को 2 साल तक जो है इनको जेल में बंद किया जा सकता है। किसी भी राजनीति, अगर कोई राजनीति में कोई नेता उभर रहा है या कोई भी विद्रोह कर रहा है तो उसको रॉलेट एक्ट के बहाने, मतलब किसी भी इंसान को रॉलेट एक्ट के बहाने बंद कर सकते थे। ये काला कानून जो है चालू होता है तो इसका विद्रोह, इसका भारी संख्या में विरोध होता है। भारत में बहुत ही भारी संख्या में विरोध होता है और जो है राजनीतिक गतिविधियाँ जो थी इसके विरोध में, उनको कुचलने के लिए जो है एक जो सरकार अपनाती है वो बहुत ही निर्ममता के साथ जो है हथियारों के माध्यम से जो है इनका दमन किया जाता है, इनको कुचलने का प्रयास किया जाता है। और हम देखते हैं कि इसी के खिलाफ जो है 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू हो गई थी भारत में। और 6 अप्रैल 1919 को जब ये हड़ताल शुरू हुई, इसके खिलाफ में जब ये हड़ताल शुरू होती है तो जगह जगह जो है रैलियां और जुलूस निकाले जाते हैं। भारत में कई जगह रैली और जुलूस निकाले जाते हैं। रेलवे में जो कर्मचारी थे, जो कामगार थे, वो बंद कर देते हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाते हैं। और जो संचार व्यवस्था थी वो अंग्रेज चाहते थे कहीं ऐसा ना हो कि संचार व्यवस्था भी बंद हो जाए। जो टेलीग्राम है और जो टेलीग्राफ है, जो टेलीग्राम है और रेलवे है, कहीं ये ना बंद हो जाए, इससे सरकार को बहुत नुकसान होता, वो सोच रही थी। उनका जो है इसमें अहित था। तो वो कहीं ना कहीं जो है 10 अप्रैल को ये क्या करते हैं कि ये जो है हर जगह जो है राजनेताओं को किसी जगह भीड़ में जो है स्थानीय नेताओं को मतलब प्रवेश बंद कर दिया जाता है कि जो है हर जगह
स्थानीय नेताओं को और कुछ अमृतसर में बहुत सारे नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को इसी कानून के बहाने जो है अंदर कर दिया जाता है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं बैंक और जो डाक खाने हैं, रेलवे हैं, इन पर जो है इन पर हमला करने लगे लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिना एक राजनेता को बिना मुकदमे, मतलब बिना कोई सुनवाई के ही उनको डायरेक्ट जो है उठा करके और जेल में बंद कर देना, कि वे एक्चुअल में कोई अपराध किया है या नहीं किया है, इसका बिना साक्ष्य मिले उसको उठा करके अंदर कर देना। तो ये एक बहुत गलत कानून था, बहुत जो है, तो इस संबंध में बहुत सारे नेताओं को गुस्सा आया, बहुत सारे क्रांतिकारी भड़क उठे इस कानून की वजह से। तो वो क्या करने लगे कि रेलवे, बैंक और जितने भी सरकारी दफ्तर थे उन पर हमला करने लगे। और उसके विरोध में जो है सरकार, हम देखते हैं कि मार्शल लॉ आती है, मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ जो है, मार्शल लॉ लगा देती है, और इसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? जनरल डायर। जनरल डायर। तो जनरल डायर के नेतृत्व में जो है मार्शल लॉ लागू हो जाता है, और कई जगह पर मार्शल लॉ लागू हो जाता है। लेकिन होता क्या है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस हत्याकांड के पीछे जो है, असल में उस समय बैसाखी मेला चल रहा था, और हुआ ये कि अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले जो है बैसाखी मेले की वजह से, उसमें शिरकत करने की वजह से, बैसाखी मेले में भाग लेने की वजह से जो है शहर से बाहर एक स्थान था जलियांवाला बाग। एक स्थान था शहर से बाहर जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। तो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस जलियांवाले बाग के यहाँ इकट्ठा होते हैं, जो बैसाखी मेला है उसमें शिरकत लेने के लिए। और ये कुछ जो है नेता, कुछ राजनेता ये भी इस काले कानून का विरोध करने के संबंध में भी एकत्रित होते हैं, इसी बहाने कि इसका विरोध भी करेंगे। रालेट काला कानून ये बहुत गलत है। तो इस संबंध में सारे लोग जलियांवाले बाग जो है जलियांवाले बाग में इकट्ठा होते हैं। होता ये है कि जलियांवाला बाग जो होता है वो शहर से बाहर होता है, वो शहर से बाहर होता है, और शहर से बाहर होने की वजह से जो है लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये जानकारी नहीं होती। लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि जलियांवाले बाग नामक स्थान पर भी मार्शल लॉ लगा होता है। और ये जलियांवाला बाग जो है चारों तरफ से बंद होता है, चारों तरफ से बंद होता है। इसमें एक गेट होता है जहाँ से एंट्री होती है लोगों की। यहाँ बहुत सारे लोग बैसाखी मेले के बहाने शिरकत लेने के लिए, और कुछ राजनेता, क्रांतिकारी सब जो है इसमें इकट्ठे होते हैं। पूरी भीड़ जो है जलियांवाले बाग में इकट्ठा होती है। और उसी समय जो है जनरल डायर सारे हथियारबंद सैनिकों के साथ में आते हैं, और इस गेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, और इस भीड़ पर जो है जनरल डायर है, उसके जो हथियारबंद सैनिक हैं, वो पूरे इन भीड़ पर गोली चला देते हैं, निहत्थे लोगों पर गोली चला देते हैं। इसमें सैकड़ों लोग, मतलब जितनी सारी भीड़ इकट्ठा थी सब मार दी जाती है। तो इतना दर्दनाक जो है ये हादसा होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और फिर जनरल डायर ये स्पष्टीकरण देता है कि हम जो है दहशत फैलाने के लिए, हम लोगों के अंदर दहशत और विस्मय फैलाने के लिए, लोगों में कि एक उनके अंदर जब दहशत होगी, जब उनके अंदर एक भाव, दहशत का भाव होगा, तो शायद उसमें नैतिक प्रभाव पड़े।
ऐसा उसने डिस्कस किया कि मैं नैतिक प्रभाव लाने के लिए लोगों में मैंने ऐसा काम किया। तो ये हादसा होता है। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड की खबर जब दूर दूर तक फैलती है, जब बहुत सारे शहरों में फैलती है, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, हड़तालें होने लगती हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और जो है सरकारी इमारतों पर हमला करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा हत्याकांड होगा तो पूरा देश में चिंगारी भड़क जाएगी। और वही हुआ, सारे लोग जो है सरकारों का विरोध करने लगे, इस सरकार का, और बहुत तेज़ी से, और उसका जो है उसको दबाने के लिए सरकार ने जो है हथियारों का प्रयोग किया, हथियारबंद सैनिकों का प्रयोग किया, उन पर भीड़ पर गोली चलाए, और मतलब जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे थे उसको जो है लोगों पर गोली चला देते थे, और उनको इस तरीके से सरकार जो है आंदोलनों को कुचलती गई। इसलिए मजबूरी में गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। और हम देखते हैं कि उसी क्रम में महात्मा गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं, और रॉलेट एक्ट जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था, पूरे देश में फैलना था, अभी सिर्फ शहरों में तक सीमित था, अभी सिर्फ यूँ कहे शहर और कस्बे जो थे सिर्फ वहीं सीमित था। महात्मा गांधी इस आंदोलन को एक जनाधार आंदोलन बनाना चाहते थे, लेकिन जो है ऐसा हुआ, उन्हें आंदोलन वापस लेना पड़ा। फिर महात्मा गांधी ने ये सोचा कि जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में नहीं आएंगे तब तक जो है आंदोलन को और हम क्रांतिकारी नहीं बना सकते। और वो इसी क्रम में उस समय जो हुआ था 1919 के दौरान मुंबई में एक समिति हुई, खिलाफत समिति का गठन किया गया 1919 में। और ये जो खिलाफत समिति का गठन किया गया 1919 में, मुंबई में 1919 के दौरान खिलाफत समिति का गठन किया गया। और इस गठन का एक रीजन था, खिलाफत समिति जो 1919 में गठन किया गया उसका एक रीजन था कि पहले विश्व युद्ध में जो इस्लामिक हम देखते हैं ऑटोमन जो साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन जो तुर्की साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य, तो हुआ क्या कि यहाँ के जो खलीफा थे, तुर्की खलीफा, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनकी हार हुई थी और इन पर जो है एक शांति संधि हुई थी, शांति संधि। तो जी इन खलीफा के खिलाफ एक शांति संधि हुई थी, ये बहुत ही सख्त संधि थी, बहुत ही सख्त थी। यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा इन पर जो है जुर्माना ठोका गया, बहुत सारी चीज़ें इन पे इस शांति संधि के थ्रू इन पर थोप दी गई थी ऑटोमन साम्राज्य। और इसी की रक्षा कर इसी चीज़ की ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा थे, इनकी रक्षा करने के लिए जो है अपने देश में भी आंदोलन शुरू हो गया था। और जो शौकत अली थे और शौकत अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु, इनके नेतृत्व में जो है एक मुंबई में 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। और उसमें महात्मा गांधी से भी चर्चा की गई, और तब जाकर के महात्मा गांधी ने एक निर्णय लिया, वहाँ पर एक निर्णय लिया कि इसके जब हिंदू और मुस्लिम, इधर खिलाफत और ये जो मुस्लिम हैं, इन दोनों को मिल करके, इन दोनों को मिलना चाहिए। और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसका अधिवेशन हुआ। और हम देखते हैं सितंबर 1920 के दौरान, सितंबर 1920 में
सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसके दौरान महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि खिलाफत का समर्थन करते हैं, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं और फिर जो ये आंदोलन है असहयोग आंदोलन, ये शुरू किया जाना चाहिए। तो इसका कुल मिला के मतलब ये था कि जो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, इसके राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मतलब था कि किसी न किसी तरीके से एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बहुत चरम पर थी और लोगों को लगता था कि सरकार को इस राष्ट्रवाद के थ्रू एक जो हमारे यहाँ जो शिक्षित वर्ग है, तर्कशील वर्ग है, वो ज़रूर बदलाव लाएगा, परिवर्तन लाएगा। और महात्मा गांधी चाहते थे कि ये सत्याग्रह एक ऐसी चीज़ है कि सत्य के माध्यम से लोगों में एकता का बंधन होगा, लोग एकता के सूत्र में बंधेंगे और सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल करके उनकी चेतना को हिलाया जा सकता है और जा करके उनकी चेतना को प्रभावित किया जा सकता है। तभी हमारी जीत होगी, तभी हमारी मांगे मांगी जाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन ही क्यों हुआ, कोई और आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कि आखिर इसका रीज़न क्या था कि असहयोग ही क्यों हुआ, कोई और क्यों नहीं हुआ। और हम पढ़ेंगे कि आंदोलन के भीतर कुछ ऐसी धाराएं थी शहरों में और ग्रामीण में इलाकों में जो विद्रोह हो रहे थे वो किस प्रकार के थे, वो भी हम विस्तार से पढ़ेंगे और जो बागान में स्वराज हुआ था उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो साथियों, आज के लिए आप समझ गए होंगे कि सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ था और असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा गांधी जी को। ये सारी विस्तार से आप समझ गए होंगे। इसको लिखने का प्रयास करिएगा और आप समझ गए होंगे कि यूरोप के राष्ट्रवाद के थ्रू भारत में राष्ट्रवाद क्यों जागृत हुआ, ये भी आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ मैं अगला सेशन फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ में, नए अंदाज में। तो साथियों, इस प्रकार के चैनल को, इस प्रकार के हिस्ट्री को जानना है, अगर अपने मन में उतारना है तो जाहिर सी बात है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएंगे इसी के क्रम में आने वाले अगले सेशन में। तो साथियों, इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगले सेशन में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।